आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली मर्दानगी क्या होती है। आर्यन ने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो अभी अभी वॉशरूम से सिर्फ टॉवल लपेटकर बाहर निकली थी। उसका फिगर इतना परफेक्ट था कि उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। सच तो यह था कि आर्यन ने अपने पापा के दबाव में आकर मजबूरी में अपने भाई की बेवा से शादी की थी। अगर वो मना करता तो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता। शादी की पहली रात ही नंदिनी ने गुस्से में आकर उसे नामर्द कह दिया था, जिससे आर्यन अपना कंट्रोल खो बैठा। उसने झटके से नंदिनी को खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया। उनके बीच की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि बात बात पर झगड़ा होना आम बात थी। आर्यन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने नंदिनी को देखते ही उसका पारा चढ़ गया। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। आर्यन को बिना शर्ट के देखकर नंदिनी ने घबराकर तुरंत अपनी नजरें झुका ली। वो खिचखिचाते हुए बोली, ओ, मुझे मम्मी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज मैं इसी कमरे में सोऊंगी। ये सुनकर आर्यन ने तंज कसते हुए कहा, मम्मी जी ने भेजा और तुम मुंह उठाकर चली आई? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझे कितनी जहर लगती हो? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे खुद से नफरत होने लगती है। वो बड़े बड़े कदम उठाता हुआ उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। नंदिनी डर के मारे 2 कदम पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वो उससे सटकर खड़ी हो गई। पर इस सब में मेरा क्या कसूर है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसके कांपते होठों को देखकर एक पल के लिए आर्यन का दिल पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर से पत्थर जैसा सख्त बना लिया। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुम इस शादी के लिए मान गए। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने ही भाई की इस्तेमाल की हुई चीज को कैसे अपना सकता हूँ, वो भी ऐसा भाई जो। आर्यन ने अपनी बात बीच में ही काट दी और नंदिनी को जोर से एक तरफ धक्का दे दिया। नंदिनी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाई और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही देर में कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन आर्यन को कोई परवाह नहीं थी। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। उसने एक शर्ट निकाली और सीधे नंदिनी के चेहरे पर फेंक दी। जाओ, इसे जल्दी से प्रेस करो और जरा जल्दी करना, मुझे बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है। आर्यन के इस कड़वे लहजे ने नंदिनी का दिल छलनी कर दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फुट फुट कर रोने लगे। पहले बड़ा भाई था जो उसे दिमागी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करता था, और अब ये छोटा भाई। वो उठी और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। जब वो शर्ट प्रेस कर रही थी तभी उसके कानों में बाहर गिरती बारिश का शोर सुनाई दिया। आवाज सुनते ही उसका दिल घबराने लगा, क्योंकि उसे बारिश से बहुत डर लगता था। वो तुरंत शर्ट उठाकर आर्यन के कमरे की तरफ भागी। आर्यन ने जब उसके चेहरे पर इतना डर देखा तो उसका ईगो और बढ़ गया। वो यही तो चाहता था कि ये लड़की हमेशा उससे डर कर रहे। उसी पल अचानक जोर से बिजली कड़की। नंदिनी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और डर के मारे सीधे आर्यन के सीने से जा लिपटी। डर के मारे उसने आर्यन के कंधों को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका पूरा वजूद कांप रहा था और उसके कांपते हुए होठ आर्यन के सीने को छू रहे थे। एक पल के लिए आर्यन के अंदर भी जज्बात का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को याद दिलाया कि उसके गले लगी औरत उसके लिए सिर्फ एक नापसंद इंसान है। ये क्या बदतमीजी है, उससे दूर हटो। आर्यन ने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी डर के मारे उसके और करीब आ गई। आर्यन उसके कानों के पास झुका और बेहद गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। नंदिनी ने इतनी मासूमियत से कहा कि आर्यन एक पल के लिए रुक गया, और अगले ही पल उसे लगा कि शायद उसके करीब आने की उसकी कोई चाल है। इस बार आर्यन ने पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। नंदिनी सीधे बेड पर जा गिरी और हैरान परेशान होकर आर्यन का चेहरा देखने लगी। अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो आपने इस शादी से इनकार क्यों नहीं किया? अब मेरे साथ ऐसा सलूक करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि आप में बहुत मर्दानगी भरी हुई है। लेकिन मिस्टर आर्यन, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। किसी मजबूर औरत पर हाथ उठाना या उस पर जोर आजमाना मर्दानगी नहीं होती। औरत को दिल से अपनाना और उसे इज्जत देना असली मर्द की निशानी होती है। नंदिनी खुद नहीं जानती थी कि अचानक उसमें ऐसा कहने की हिम्मत कहाँ से आ गई थी। आर्यन भी सुन रह गया था। जो लड़की पिछले कुछ घंटों से डर के मारे सहमी हुई थी, उसकी इतनी तेज जुबान देखकर आर्यन गुस्से से पागल हो उठा। वो खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया, अच्छा, तो अगर तुम्हें मुझसे नजदीकियां बढ़ाने का इतना ही शौक है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर अपनी मर्दानगी साबित करूं, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास तो नहीं जा सकता, तो आज रात तुम्हारे साथ ही गुजार लेता हूँ। उसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो चुकी थी और उसका पूरा बदन तप रहा था। अब नंदिनी को अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। डर के मारे उसने तुरंत नाम में सिर हिलाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने उसके दोनों कंधे दबोचे और उसे अपने करीब खींच लिया। अगले ही पल आर्यन उसके होठों पर झुक गया और बेदर्दी से उसे चूमने लगा। नंदिनी बिन पानी मछली की तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन को देखकर लग रहा था कि आज वो किसी भी कीमत पर उस पर रहम करने के मूड में नहीं है। जब नंदिनी का दम घुटने लगा तो आर्यन कुछ पल के लिए उससे अलग हुआ और तंज भरे अंदाज में उसके लाल पड़ चुके चेहरे को देखने लगा। उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए उसने कहा, मैं तो तुम्हें काफी एक्सपीरियंस समझता था, लेकिन तुमने तो मुझे मायूस कर दिया। नंदिनी का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी ऐसी जगह भाग जाए जहाँ इस इंसान का नामो निशान तक ना हो। जिंदगी में पहली बार उसे किसी से इतनी नफरत हुई थी और वो शख्स आर्यन था। आर्यन के हाथों की पकड़ जैसे ही उसके बालों पर और मजबूत हुई, नंदिनी तड़प कर बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी जान, दर्द तो मुझे भी हुआ था जब मेरे डैड ने मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी देकर तुम्हें मुझ पर थोप दिया था। आर्यन ने जहरीले लहजे में कहा, पर मुझे एक बात बताओ,
तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने ही भाई की इस्तेमाल की हुई चीज को अपना लूंगा? नंदिनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अब मुझे अपना चुके हैं आर्यन, इसी वजह से तो आज आप मेरे इतने करीब खड़े हैं। आर्यन के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा, किसी गलतफहमी में मत जियो नंदिनी, मैंने तुम्हें अपनाया नहीं है, बल्कि तुम पर सिर्फ तरस खाया है। और जहां तक तुम्हारे करीब आने की बात है, तो ये सिर्फ मेरे जिस्म की जरूरत है। वैसे तो मैं अपनी ये जरूरत कहीं और से भी पूरी कर सकता था, पर अब जब तुम यहाँ हो ही, तो बाहर जाकर गुनाह करने की क्या जरूरत है। इसी बहाने आज रात तुमसे ही गुजारा चला लेता हूँ। ये कहते ही आर्यन ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। आर्यन का स्पर्श महसूस करते ही नंदिनी का पूरा वजूद कांप उठा और उसकी मजबूत पकड़ से छुटने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज आर्यन, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नंदिनी के इस विरोध ने आर्यन को और उकसा दिया। उसने अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया और उसके कान के पास झुककर कुमार भरे लहजे में बोला, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे आज से पहले कोई मर्द तुम्हारे करीब आया ही ना हो। प्लीज ये मासूम बनने का ड्रामा मेरे सामने बंद करो, मैं तुम्हारी सच्चाई बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने होठ नंदिनी की गर्दन पर टिका दिए। आर्यन की इस नजदीकी से नंदिनी बेहाल हुई जा रही थी। वो बेचैनी से बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। नंदिनी की आंखों में घबराहट देखकर आर्यन को उसकी हरकतों पर शक होने लगा। उसे तंज कसते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुम ड्रामे करने में बहुत माहिर हो और एक बेहतरीन एक्टर भी हो, लेकिन फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में मुझे खुद पता चल जाएगा कि तुम कितनी पानी में हो। एक कहकर आर्यन ने नंदिनी को झटके से उठाया, अपनी गोद में बिठाया और बेदर्दी से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। आर्यन की इस हरकत से नंदिनी के तो जैसे जान ही निकल गई। उसने घबराकर तुरंत आर्यन के हाथों को थाम दिया और रोते हुए नामी सिर हिलाने लगी। नहीं आर्यन, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नंदिनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आर्यन ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। उसने झटके से नंदिनी के हाथों को दूर हटाया और दोबारा उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे ही शर्ट के बटन खुले, आर्यन की नजर नंदिनी के सीने के पास बने एक खूबसूरत तिल पर जाकर टिक गई। वो तिल दिखने में इतना अट्रैक्टिव था कि आर्यन धीरे धीरे अपना होश खोने लगा। उसे एक पल के लिए वो पूरी तरह भूल गया कि उसकी गोद में इस वक्त वो औरत बैठी है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। फिलहाल आर्यन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नंदिनी के हुस्न का जादू चल रहा था। जैसे ही उसने उसको चुना चाहा, नंदिनी एक बार फिर तड़क कर पीछे हटने लगी। अगर आप मेरे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, तो फिर मुझसे इस तरह नजदीकियां बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे कहा ना कि खामोश हो जाओ। आर्यन ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इन करीबियों के लम्हों में बोलकर मेरा मूड खराब मत करो, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम मेरी दीवानगी और शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और वैसे भी जब तक तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बन जाती, तब तक दादी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे बस उन्हें इस खानदान का वारिस देना है और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगर उस वक्त कोई नंदनी से पूछता कि इस दुनिया में उसे सबसे ज्यादा दर्द किस इंसान ने दिया है, तो बिना झिझक आर्यन का नाम लेती, जिसने इन चंद मिनटों में ही उसकी रूह को बुरी तरह छलनी कर दिया था। और सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी बदकिस्मत और नफरत के काबिल थी कि उसके साथ अपने ही घर में गैरों जैसा सुलूक किया जा रहा था। ये सोचते सोचते वो बिल्कुल खामोश हो गई और दर्द के मारे उसने अपने जिस्म को एकदम ढीला छोड़ दिया। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था कि वो ताउम्र अपने पतियों की नफरत और ज्यादती सहती रहे। आर्यन ने जब नंदिनी के जिस्म को ढीला पड़ते महसूस किया, तो उसने उसे और जोर से अपने सीने से लगा लिया। अब नंदिनी की तेज धड़कनें सीधे आर्यन के सीने को छू रही थी। आर्यन के वजूद में एक बार फिर जज्बात का तूफान उमड़ पड़ा था, जबकि नंदिनी डर के मारे कांपी जा रही थी। इस बार जब आर्यन ने उसकी शर्ट के बटन खोले, तो नंदिनी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। आर्यन ने शर्ट को उसके कंधों से नीचे सरकाया और उसके गोरे बदन पर अपने होठ रख दिए। नंदिनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आर्यन के हाथ अब उसकी कमर पर रेंग रहे थे। कमर से होते हुए उसकी धड़कनों को अपनी गिरफ्त में लिया, तो नंदिनी के होठों से बेचैन सिसकियां निकल रही थी। और वहां से आवाज में बोली, आर्यन प्लीज। लेकिन आर्यन इस वक्त किसी की सुनने की मूड में नहीं था। तभी अचानक आर्यन का मोबाइल जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो वह उसकी गर्लफ्रेंड तनु का नाम चमक रहा था। फोन देखते ही आर्यन जैसे होश में आया। उसने तुरंत नंदिनी को अपनी गोद से उठाया और एक तरफ बेड पर लिटा दिया। इस बार नंदिनी को दूर हटाते हुए उसके चुहन में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन को फोन पर बोलते देख नंदिनी ने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगी। आर्यन ने नंदिनी के सामने ही कॉल अटेंड कर ली थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से तनु की घबराई हुई आवाज गूंजी, आर्यन मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर तनु ने रोना शुरू कर दिया। तनु की आवाज सुनते ही आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए और उसके माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आई। नंदिनी ने जब आर्यन को किसी दूसरी लड़की के लिए इस कदर फिक्रमंद होते देखा, तो उसे ना चाहते हुए भी तनु की किस्मत से जलन होने लगी। क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों डर रही हो? आर्यन ने बेहद प्यार से पूछा। फोन का वॉल्यूम काफी तेज था, इसलिए तनु की आवाज नंदिनी को साफ सुनाई दे रही थी। तनु ने रोते हुए आर्यन को बताया, मैंने अभी अभी एक बहुत डरावना सपना देखा है आर्यन, कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो गए हो। अरे मेरी जान, तुम बेकार में फिक्र कर रही हो। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आर्यन उसे दिलासा देते हुए अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि नंदिनी खामोशी से बंद दरवाजे को घूरती रह गई। खुद को समेटने के बाद वो थकी हारी बेड पर लेट गई और न जाने कब रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि आर्यन रात को वापस कमरे में आया भी या नहीं। अगली सुबह जब नंदिनी सोकर उठी, तो दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। उसने उठकर अंगड़ाई ली।
उसकी नजर बालकनी पर पड़ी, जहाँ आर्यन सुबह सुबह ही फिर से फोन पर बिजी था। आर्यन को इस तरह देखकर ना जाने क्यों नंदिनी का दिल खट्टा हो गया। वो काफी देर तक चुपचाप बेड पर बैठी रही। तभी अचानक आर्यन की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। बहरी हो गई हो क्या? बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा?